Good morning, students. In our previous lecture, we have discussed about the climatic controls. Okay, and today we are discussing about factors affecting India's climate. वो factors जो इंडिया की climate को affect करते हैं. Okay, then the first one is latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कंट्री के मिड में से उसको क्रॉस करती है. ओके, देन रन ऑफ कच्छ मीन्स गुजरात में रन ऑफ कच्छ जो है वहां से वेस्ट से लेके मिजोरम ईस्ट तक. ओके, मिजोरम की तरफ. तो इसमें हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम कि कितने स्टेट्स को ये क्रॉस करती हुई जाती है. ठीक है, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कि कम से कम जो कंट्री का हमारा हाफ पार्ट है, आधा भाग है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में सिचुएट है, लोकेट है. ओके, देन बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया. तो वो कौन सा एरिया हुआ? ट्रॉपिकल एरिया. ठीक है, ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक. तो जो बचा हुआ एरिया है वो उसके नॉर्थ ट्रॉपिक में लोकेट है, लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स. देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. देखो, दोनों ही हमने अभी पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है मिडिल ऑफ द कंट्री, तो उसमें क्या है कि हाफ एरिया उसके साउथ में लोकेट है और हाफ उसके नॉर्थ में. तो जो साउथ में लोकेट है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो ट्रॉपिकल एरिया से बिलोंग करता है, और जो नॉर्थ में है वो उसको हम कह सकते हैं कि लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स. ओके, देन इंडिया की जो क्लाइमेट है उसकी दोनों फीचर्स हो गई, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. ठीक है, तो भारत की जो जलवायु है उसमें ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स दोनों ही फीचर्स उसमें उपस्थित है. पॉइंट नंबर 2, एल्टीट्यूड. Altitude means height. India has mountains to the north which have an average height of about 6,000 meters. इंडिया के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है, एज यू ऑल नो. ओके, तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? हमने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है, 6,000 मीटर्स. ठीक है, एवरेज हाइट्स जो है वहाँ. इंडिया ऑल्सो हैज ए वर्स्ट कोस्टल एरिया. और जो इंडिया का कोस्टल एरिया है या तटीय क्षेत्र है वो भी एक वास्ट एरिया है, विशाल क्षेत्र है. तो वहां पे भी जो मैक्सिमम एलिवेशन है, अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितनी है? 30 मीटर्स. द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. तो अगर आप वर्ल्ड के मैप में जब देखते हैं तो एशिया में जहां हमारा इंडिया शो करता है तो वहां पे आप देखोगे कि इंडिया एक मिड में, सेंटर में है. ठीक है, और उसके एशिया के साउथ में है, बट सेंट्रल लोकेशन है उसकी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो सेंट्रल लोकेशन होने के कारण इंडिया में जो हिमालयाज है या जो ऊंचे माउंटेन्स है वो कोल्ड विंड्स जो आती है सेंट्रल एशिया से उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं. ओके, it is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to central Asia. और यही कारण है, जो इन माउंटेन्स के कारण ही यहाँ पे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ठंड थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया. किसके कंपैरिजन में? सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में. ओके, दिस इज द एल्टीट्यूड विच अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट. ओके, नेक्स्ट, प्रेशर एंड विंड्स. वायुदाब और wind means हवा. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. Okay, जो इंडिया की क्लाइमेट है और जो अदर वेदर कंडीशंस है इंडिया की वो गवर्न होती है, संचालित होती है बाय द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक कंडीशंस, इन एटमोस्फेरिक कंडीशंस से. ओके, द फर्स्ट इज प्रेशर एंड सरफेस विंड्स. ठीक है, जिसको हम
विंड प्रेशर एंड सरफेस विंड्स मीन्स एक तरह से धरातलीय पवनें या धरातलीय वायु भी बोल सकते हैं। अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी वायु का जो संचारण होता है, परिसंचरण होता है, वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। देन इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। भारत जो है कहाँ पे, एक तरह से उत्तर पूर्वी, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, उत्तर पूर्वी जो ट्रेड विंड्स है उस क्षेत्र में लोकेट है। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये जो विंड्स हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती है? ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। ओके, दे ब्लो साउथ, ये दक्षिण की ओर बहती है। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये कोरियोलिस फोर्स के कारण मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, कहाँ की तरफ मूव कर जाती है? लो प्रेशर एरिया की तरफ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। देन जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। तो ये जो विंड्स हैं, ये जो पवने हैं, वो अपने साथ बहुत लिटिल मॉइस्चर, बहुत कम नमी जो है कम होती है इनमें। एंड एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, ओके, क्योंकि ये जो है लैंड के ऊपर उत्पन्न होती है और बहती है, इसलिए वहीं से ओरिजिनेट होती है और लैंड पे ही ये बहती है। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, ठीक है। तो इसलिए इन विंड्स के वजह से या तो बहुत कम मात्रा में बारिश होती है या फिर होती ही नहीं है। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज नॉट सो, लेट अस सी व्हाई। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो इंडिया को एक एरिड क्षेत्र होना चाहिए, शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, बट इट इज नॉट सो, लेट अस सी व्हाई, ऐसा क्यों है, आओ देखते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। एन अपरेंट फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। अब देखो, अर्थ की रोटेशन के कारण एक फोर्स कोज होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। एन अपरेंट फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। अब इस फोर्स की वजह से होता क्या है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो, फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस फोर्स के कारण जो विंड्स होती हैं वो एक तरह से राइट वे में, और साउदर्न हेमिस्फेयर की जो विंड्स है वो लेफ्ट वे में घूम जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ, इसको हम फेरेल का नियम भी कहते हैं। ओके, दैट दिस इज द कोरियोलिस फोर्स। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर ऐसा है कि जो ये विंड्स हैं अपने साथ कोई बारिश नहीं लाती है या फिर बहुत कम अमाउंट में बारिश लाती है, तो फिर हमारे इंडिया को एक एरिड लैंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट अस सी व्हाई। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। जो भारत में विंड प्रेशर है या विंड कंडीशंस है वो बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। सर्दी के टाइम में हाई प्रेशर एरिया जो है हिमालय के नॉर्थ में वो होता है, मींस हिमालय के नॉर्थ में उच्च दाब होता है, उस टाइम हाई प्रेशर होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन। जो कोल्ड ड्राई विंड्स होती है वो इस रीजन से बहते हुए टू द लो प्रेशर एरियाज, वो कहाँ की तरफ बहती है? लो प्रेशर एरियाज या निम्न दाब वाले एरिया की तरफ, ओवर द ओशियंस टू द साउथ, ठीक है, महासागरीय क्षेत्र के ऊपर से, ओवर द ओशियंस। इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर। तो ध्यान से देखना आपके डिफरेंस क्या है। अभी हमने पढ़ा कि विंटर में नॉर्थ में, ठीक है, वहां हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, ठीक है। तो कोल्ड ड्राई विंड्स जो है इस रीजन से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर जाती है। और बात करें इफ यू टॉक अबाउट द समर, ए लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया के अंदर वाले भागों में, ठीक है, आंतरिक एशिया में, और जो
नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहां पे भी लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। दिस कॉजेज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। तो इस कारण क्या होता है कि जो समर में जो विंड्स होती है वो उसकी डायरेक्शन जो है पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन। ठीक है, तो वायु जो है, जो एयर है, वो मूव कर जाती है फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है।